इंडिया अलायंस की बैठक दिल्ली में होने के बाद से लगातार उद्धव गुट के सांसद संजय राउत 23 लोकसभा सीट की मांग जो महाराष्ट्र में होने वाली है उसको लेकर बार बार बात दोहरा रहे हैं और आज भी उन्होंने वही दावा किया है कि हम 23 सीट लेकर रहेंगे। इसके लेकर शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे की तरफ से दिल्ली में सोनिया गांधी से बात हो चुकी है। इसके बाद महाराष्ट्र में राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए शरद पवार एनसीपी गुट के चीफ व्हिप और विधायक जितेंद्र आव्हाड जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार बयानबाजी जो संजय राउत हैं वो कर रहे हैं इंडिया के गठबंधन के बाद से, जब से वो दिल्ली से आए हैं, वो बार बार ये दावा कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि 23 सीट हमने लोकसभा के लिए मांग ली है और इसके लिए बाकायदे बात उद्धव ठाकरे जी ने अपनी तरफ से दिल्ली की मीटिंग में बता दी है। क्या कहेंगे सर? देखो, इतने ऊपरी लेवल पे क्या बात होती है इसका मुझे कोई पता नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पब्लिकली कोई अनाउंसमेंट करना ये कोएलिशन को शोभा नहीं देता है। बंद खोली में, बंद कमरे में बराबर डिस्कशन होगा, उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, संजय राउत, उद्धव ठाकरे जी, हमारी तरफ से जयंत पाटिल जी, शरद पवार जी बैठेंगे, लिस्ट तैयार हो जाएगी और बाहर आ जाएगी। उसमें प्रकाश अंबेडकर जी को लेना चाहिए, ऐसे मैं हमारे नेताओं को कह चुका हूँ। प्रकाश अंबेडकर जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने तो फॉर्मूला भी दे दिया है, 12-12 सीट अगर 4 पार्टियां हैं तो उनको देने। पक्ष के मालिक है तो वो हर एक कोई फॉर्मूला तो दे सकता है ना। सब मैथमेटिशियन है ना, इन लोग सब मैथमेटिशियन बैठेंगे और A+B² का फॉर्मूला निकालेंगे। लेकिन सर, अब ये भी खबर आ रही है कि दिल्ली में जो बैठक हो रही है महाराष्ट्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ, वहां पर ये भी तय कर लिया गया है कि 22 सीटें 48 में से लोकसभा की महाराष्ट्र में उनकी तरफ से प्रस्ताव दिया जाएगा। तो दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। सर, आपके पार्टी की तरफ से क्या रहेगा फिर? क्योंकि सीटें तो बची नहीं, उस हिसाब से तो केवल 5-6 सीटें। शरद पवार जी, ये कौन कितनी सीटें मांग रहा है, किसकी कौन से सीट पे कितनी ताकत है, ये शरद पवार जी बराबर जानते हैं। तो इसका निर्णय लेते समय उनके साथ चर्चा करनी ही पड़ेगी। तो वो बोले, ये बोले, इसलिए मैं बोलूं, ये हो नहीं सकता है। हमको मालूम है शरद पवार जी क्या कर सकते हैं, उनकी ताकत क्या है। अभी सातारा की सीट कोई भी मांग ले, शरद पवार के सिवा जीत सकते हैं क्या? म्हाडा की सीट कोई भी मांग ले, शरद पवार के सिवा कोई जीत सकता है क्या? दिंडोरी की सीट कोई भी मांग ले। ऐसी कई सीटें है, रावेर है। तो आज ही अपने पत्ते खोल के नहीं हमको भी 20 चाहिए, तो क्या 60 सीट का महाराष्ट्र बनाएंगे? समझदारी से क्या लेना चाहिए। जब हम मिलीजुली चुनाव नीति बना रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। सर, कल जो है संजय निरुपम की तरफ से ये भी कहा गया था कि जिस तरीके के सामना में आर्टिकल्स लिखे जाते थे उसकी वजह से ही बीजेपी की शिवसेना के साथ अनबन हुई और गठबंधन टूटा। लगातार जिस तरीके से सामना में लेख लिखे जा रहे हैं और बयानबाजी संजय राउत की तरफ से की जा रही है, इससे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में हो उस पर भी होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? क्योंकि बयानबाजी तो लगातार हो रही है और इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। आदत है बोलने की, सुना करो। कोई ये नहीं बोलता ना कि आप उसके ऊपर निर्णय लो और उसके ऊपर बात करो। हम भी सामना पढ़ते, हम भी उनकी बयानबाजी सुनते हैं, पर हम कभी उस पर टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है अंतिम निर्णय जो है वो शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और सोनिया गांधी जी मिलके लेने वाले हैं। और तीनों समझदार है। अगर सरकार बना सकते तीनों लोग मिलके और वो अच्छी चला रहे थे, तो वो तीनों लोगों को ये बंटवारा कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन आपको लगता है कि जो ग्राउंड लेवल के नेता हैं उनको इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इमेज को डेंट होता है? मेरा ऐसा मानना है कि नहीं बात करनी चाहिए। आखिर हर एक की मर्जी है। सर, आजकल अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत ज़्यादा
चर्चाएं हो रही हैं, किन किन वीवीआईपीस को इनवाइट किया जा रहा है उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। अभी ये खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे और पवार साहब को भी इनविटेशन भेजा जाएगा वीएचपी के नेताओं की तरफ से। किस तरीके से देखते हैं सर, क्योंकि पवार साहब ने कल ही कह दिया था कि उनको अभी तक न्योता नहीं आया है फॉर्मली, लेकिन आएगा तो वो जाएंगे। ऐसा मुझे एक ही पूछना है, क्या विश्व हिंदू परिषद रामलल्ला के मालिक हो गए क्या? रामलल्ला उनके गोद में जाके बैठे हैं क्या? वो कौन होते हैं? वो श्री राम के बाप है क्या कि न्योता भेजेंगे फिर लोग जाएंगे? यही लोग हैं जिन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रोक दिया था। यही लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर साहब को स्कूल में नहीं जाने दिया था। यही लोग हैं जिन्होंने महात्मा फुले को पत्थर मारे थे। ये वर्ण व्यवस्था है कि मंदिर का बुलावा आएगा। बुलावा आएगा क्या? हमारा नहीं है क्या मंदिर? सिर्फ तुम्हारा है क्या? अरे मंदिर में जब चाहे जी चाहे तब हम जाएंगे, तुम्हारे बुलावे पे नहीं जाएंगे। जब मर्जी चाहे हम उस मंदिर में जाएंगे, रामलल्ला का दर्शन लेंगे। जितना राम तुम्हारा है उतना ही हमारा है। तुम क्या मालिकाना हक दिखा रहे हो क्या राम पे? श्री राम सबका है, इस देश का है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तुम मालिक नहीं हो, इतना ध्यान में रखना है। ये जो मालिकाना हक दिखा रहे हो ना हर जगह पे, तो ये अभी 2024 के चुनाव के पहले 3 महीने तुम्हें कैसे राम की याद आती है? 1971 से भारत ने देखा है, कभी वो गंगा जल, कभी ईंट, कभी मट्टी, ये सिर्फ चुनावी जुमले के लिए लिए जाते हैं और उधर जाते हैं। हम जैसे लोग 2-2 बार 3-3 बार हर हफ्ते में मंदिर में जाते हैं, लेकिन तुमको साथ में नहीं लेके जाते ना। कुछ लोगों को शौक होता है मंदिर जाने का, तो चलो टीवी वाले भी चलो मेरे साथ। कोई दिखावे की चीज नहीं है, वो श्रद्धा की चीज है ना। इधर रखो ना उसको, वो दूसरी की आंखों में क्यों डाल रहे हो? लेकिन कई बार सर सवाल होते हैं कि बड़े नेता हैं तो क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का दिन एक बहुत बड़ा दिन होगा, कम जगह में ज्यादा लोगों को बुला नहीं सके। देश में पिछड़े समाज का कोई नेता बुलाकर उसके हाथ से प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं की जाती है? मेरा सवाल है कि आज भी तुम व्यवस्था को मानते हो क्या कि प्राण प्रतिष्ठा का हक सिर्फ कुछ लोगों को है? क्यों नहीं एक दलित को बुला के वहां प्राण प्रतिष्ठा की गई? क्यों नहीं महाराष्ट्र के तुळजापुर के मंदिर के गुरु को बुला के वहां प्राण प्रतिष्ठा की गई? क्यों नहीं हमारे खंडोबा के मंदिर के पुजारियों को बुला के वहां प्राण प्रतिष्ठा की गई? वो प्राण प्रतिष्ठा करना कोई एक समाज के, एक धर्म, किसी एक गुट का कोई हक बनता है क्या? अरे तुम पुजारियों भी दीवार तैयार कर रहे हो, और यह दीवार तोड़ने का काम कालाराम मंदिर में जाके बाबा साहब अंबेडकर ने कर दिया है। अब हमारे तुम्हारे न्योते की हमको जरूरत नहीं है, संविधान हमारा न्योता है। संविधान ने हमें हक दिया है दर्शन लेने का। वो संविधान का दर्शन लेके हम राम का दर्शन लेंगे, श्री राम का दर्शन लेंगे। तो आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के जरिए जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता उनको दिया गया है, वो किसी और जो है दलित नेता के जरिए करवाना चाहता है? ऐसे क्यों नहीं मुर्मू जी से हाथ से किया गया, जो नंबर 1 पे है? तुम उनको पार्लियामेंट के बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए नहीं बुलाते हो। पार्लियामेंट के बिल्डिंग का उद्घाटन भी कहीं कुछ साधुओं से करते हो जिनका नाम भी भारत भूल गया है। क्यों मुर्मू कुछ नहीं है क्या भारत में? ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है ना, ये मंदिर की प्रतिष्ठापना है, तो इसको पॉलिटिकल इवेंट क्यों बना रहे हो आप? क्योंकि राम को बेचना है। अभी राम का सेल्स काउंटर लगने वाला है और राम को बेचा जाएगा पूरे देश में वोट के लिए। इससे ही तो हमें नफरत है। अगर राम तुम्हारा है तो तुम्हारे से ज्यादा हमारा है। सर चुनाव के चूंकि जैसे जैसे 24 का चुनाव पास आता जा रहा है, प्रधानमंत्री के सीट शेयरिंग के अलावा दावे किए जा रहे हैं। अभी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि सर्वगुण संपन्न हैं प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी, क्योंकि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है और उसके लिए सबसे योग्य नेता राहुल गांधी हैं। क्या कहेंगे सर? ऐसा है, उन्होंने कहा है ना, तो कुछ सोच विचार करके ही कहा होगा ना। तो मैं क्यों उनके बयान पे मेरा बयान क्यों दूं? और ये पंतप्रधान वगैरह तय करने का काम शरद पवार करेंगे, जितेंद्र रावत नहीं करेगा। मैं अपने औकात में रहता हूं।
लेकिन सर इस तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर यही कहा जा रहा है इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से कि अभी किसी को प्रधानमंत्री के पद के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बार बार इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं उस तरह नेताओं की इच्छा तो होगी कि हमारा नेता पंतप्रधान बने, क्या उसमें बुरा क्या है? अभी उस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने सामने लाया, उसमें बुरा क्या है? लोगों को अलग अलग चेहरे देने चाहिए ना, लोगों को अपनी पसंद है ना, उसके ऊपर थोपा तो नहीं जा सकता है जैसे बीजेपी थोप रही है कि ये लो एक ही। तो ये थे जितेंद्र आव्हाड, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की बयानबाजी सीट शेयरिंग को लेकर खासतौर पर महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से आ रही है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि इंडिया अलायंस कई सारी पार्टियों का गठबंधन है और जब बड़े नेता इन सब चीज़ों को लेकर डिसाइड करते हैं तो धरातल पे छोटे नेताओं को इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इससे अलायंस के इमेज पर असर पड़ता है। कैमरामैन विजेंद्र भदौरिया के साथ अतु सिंह, इंडिया टीवी, ठाणे।